वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अकाउंटेंसी के अगले चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अकाउंटेंसी क्लास 12 के, जिसका नाम है रेशियो एनालिसिस। इस चैप्टर को मैंने कई पार्ट में बांटा है। सबसे पहले पार्ट में हम लोग लिक्विडिटी रेशियो डिस्कस करेंगे। लिक्विडिटी रेशियो डिस्कस करने से पहले तो हमें ये जानना होगा कि रेशियो एनालिसिस क्या चीज़ है, अकाउंटिंग रेशियो किसको कहते हैं। रेशियोज तो आपको पता होगा, दो वेरिएबल्स के बीच में जो भी हम एक प्रोपोर्शन निकालते हैं उसको रेशियो बोलते हैं। जैसे अगर हम बोले कि 30 और 36 के बीच रेशियो निकालें तो क्या रेशियो आया, 5:6 आया। तो इसको हम लोग रेशियो बोलते हैं। रेशियो तो हमें पता ही है, लेकिन यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अकाउंटिंग रेशियो। तो अकाउंटिंग वेरिएबल्स जो होते हैं, अकाउंटिंग के जो भी आइटम्स होते हैं उसके बीच का जो प्रोपोर्शन होता है उसको हम लोग अकाउंटिंग रेशियो बोलते हैं। अकाउंटिंग रेशियो आर द इम्पोर्टेंट टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। पहले भी हम लोग एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के टूल्स में डिस्कस कर लिए हैं कि क्या क्या टूल्स है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, तो उसमें ये भी एक टूल्स है रेशियो एनालिसिस। ए रेशियो इज अ मैथमेटिकल नंबर। रेशियो क्या है? एक मैथमेटिकल नंबर है, कैलकुलेटेड एज अ प्रेफरेंस टू रिलेशनशिप ऑफ टू और मोर नंबर। दो या दो से अधिक नंबर्स के बीच में जो रिलेशंस कैलकुलेट करते हैं उसको हम रेशियो कहते हैं। एंड कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन, प्रोपोर्शन, परसेंटेज एंड अ नंबर ऑफ टाइम्स। इसको कई तरह से एक्सप्रेस किया जा सकता है, फ्रैक्शन के रूप में, प्रोपोर्शन के रूप में, परसेंटेज या नंबर ऑफ टाइम्स के रूप में। When the number is calculated by referring of to accounting number derived from the financial statement is termed as a accounting ratio. Financial statement, that is statement of profit and loss and balance sheet के जो भी आइटम्स है उसके बीच में जो आपस में रिलेशंस हम बना करके जो रेशियो निकालते हैं उसको हम अकाउंटिंग रेशियो बोलते हैं। इट नीड टू बी ऑब्जर्व दैट अकाउंटिंग रेशियो एग्जिट relationship, if any, between accounting number extracted from the financial statement. Ratio are essentially derived numbers and their efficiency depend a great deal upon the exact number from which they are calculated. Hence, if the financial statement uh, contains some errors, the derived numbers in terms of ratio analysis would also present an erroneous scenario. रेशियो एनालिसिस पूरी तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे डिपेंड है। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई गलती होता है तो रेशियो एनालिसिस कंफर्म है कि वो भी गलती होगा ही। तो फर्दर अ रेशियो मस्ट बी कैलकुलेटेड यूजिंग नंबर विच आर मीनिंगफुली कोरिलेटेड। रेशियो हमेशा ऐसे नंबर के बीच निकाला जाना चाहिए जो एक दूसरे से रिलेशन होता है। जैसे कैपिटल आपने कितना लगाया और आपको प्रॉफिट कितना हुआ, इसका बीच एक रिलेशन है कैपिटल और प्रॉफिट के बीच। लेकिन आपने परचेज कितना किया, है, गुड्स कितना परचेज किया है, और आपको आपका जो मान लेते हैं आपका कैपिटल और परचेज के बीच कोई रिलेशन नहीं है। कैपिटल क्या होगा और परचेज क्या होगा, इसके बीच कोई रिलेशन नहीं है। तो रेशियो ऐसी चीज़ों के बीच निकाला जाता है जिसके बीच कुछ रिलेशन हो। अ रेशियो कैलकुलेटेड बाय यूजिंग टू अनरिलेटेड नंबर्स वुड हार्डली सर्व एनी पर्पज। रिलेटेड नंबर्स के बीच अगर हम रेशियो निकालते हैं तो हमारा पर्पज वो सर्व करेगा, लेकिन अनरिलेटेड नंबर्स के बीच हम अगर रेशियो निकालते हैं तो हमारे पर्पज को सर्व नहीं करेगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? रेशियो हम क्यों निकालते हैं? टू नो द एरिया ऑफ द बिजनेस विच नीड मोर अटेंशन। किस बिजनेस के किस एरिया में ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत है या जानने के लिए हम रेशियो निकालते हैं। टू नो अबाउट द पोटेंशियल एरिया विच कैन बी इम्प्रूव्ड विद द एफर्ट ऑफ द डिजायर्ड डायरेक्शन। कौन सा पोटेंशियल एरिया है जिसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है ये जानने के लिए। डीपर एनालिसिस के लिए प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी एंड एफिशिएंसी लेवल जानने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस। क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस करने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है
उसके लिए हम रेशियो निकालते हैं बाय कंपेयरिंग द परफॉर्मेंस विद द बेस्ट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। बेस्ट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के साथ परफॉर्मेंस का कंपैरिजन के लिए, और फाइनली टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन डिराइव्ड फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजफुल फॉर मेकिंग प्रोजेक्शन एंड एस्टिमेट फॉर द फ्यूचर। फ्यूचर के लिए प्रोजेक्शन करने में, फ्यूचर के लिए एस्टिमेट करने में हेल्प करता है रेशियो। तो इसके लिए भी रेशियो निकाला जाता है। रेशियो निकालने के क्या एडवांटेज है? एक तो हमारा डिसीजन एफिशिएंट है कि नहीं, ये जानने के लिए हम रेशियो निकाल सकते हैं। सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स फिगर। एक मैनेजर को अकाउंटिंग फिगर उतनी अच्छी तरह से समझ में नहीं आती है, तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए रेशियो निकाला जाता है। हेल्पफुल इन कंपैरेटिव एनालिसिस। कंपैरेटिव एनालिसिस के लिए, दो ऑर्गेनाइजेशन के कंपैरेटिव एनालिसिस के लिए भी रेशियो निकाला जाता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम एरिया। प्रॉब्लम एरिया कहाँ पे है, एक ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉब्लम एरिया कहाँ है, यह जानने के लिए हम रेशियो निकालते हैं। एनेबल शॉर्ट एनालिसिस। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट का एनालिसिस करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, क्या अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है और क्या फ्यूचर में थ्रेट आने वाला है, इसकी एनालिसिस के लिए हमें रेशियो निकालना होता है। जैसे अगर हम रेशियो निकाल रहे हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालें, 5% आया। लास्ट ईयर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का रेशियो आया था 20%। इसका मतलब हमारा इन्वेस्टमेंट क्या हो रहा है, घट रहा है। तो फ्यूचर में अभी 15% घट गया, तो हो सकता है फ्यूचर में नेगेटिव में चला जाए, तो हमारे लिए थ्रेट है। तो थ्रेट, अपॉर्चुनिटी, स्ट्रेंथ, वीकनेस जानने के लिए रेशियो निकालते हैं। वेरियस कंपेरिजन्स, और अलग अलग वेरिएबल्स के बीच कंपेरिजन करने के लिए रेशियो निकालते हैं। लेकिन रेशियो के कुछ लिमिटेशंस भी है। रेशियो एक मीन्स है, नॉट द एंड। रेशियो पे हम पूरी तरह से डिपेंड नहीं रह सकते, क्योंकि ये पूरी तरह से हिस्टोरिकल डेटा पे होता है, तो यह पूरी तरह से फाइनल फिगर नहीं है। लैक ऑफ एबिलिटी टू रिसॉल्व प्रॉब्लम। रेशियो से हम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, रेशियो से हम सिर्फ प्रेजेंट स्टेटस का पता कर सकते हैं। लैक ऑफ स्टैंडर्डाइज डेफिनेशन। इसमें इस रेशियो का कोई स्टैंडर्डाइज डेफिनेशन नहीं है कि किस रेशियो के क्या रिजल्ट होंगे, उससे क्या एफिशिएंसी चेक होगा, इसका कोई स्टैंडर्डाइज नहीं है। लैक ऑफ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड लेवल। रेशियो में कोई यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड लेवल्स नहीं है कि हाँ इतना परसेंटेज आने से आप अच्छा मानेंगे, इतना परसेंटेज आने से आप खराब मानेंगे, ऐसा कोई स्टैंडर्ड सेट नहीं किया हुआ है। रेशियो बेस्ड ऑन अनरिलेटेड फिगर। रेशियो अधिकतर क्या होता है, अनरिलेटेड फिगर पे बेस्ड करके निकाले जाते हैं, जो यूजफुल नहीं होते हैं। टाइप्स ऑफ रेशियो। रेशियो 4 तरह के होते हैं, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी और एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। 4 तरह के रेशियो होते हैं। इस वीडियो में हम लोग लिक्विडिटी रेशियो डिस्कस करेंगे। रेशियो एनालिसिस में लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है, द मेजर्स द फॉर्म एबिलिटी टू मीट करेंट ऑब्लिगेशन। एक फॉर्म्स जो है अपने करंट लायबिलिटी को, अपने करंट जो दायित्व है उसको पेमेंट करने के लिए उसकी कितनी एबिलिटी है, यह जानने के लिए हम लिक्विडिटी रेशियो निकालते हैं। मतलब एक बिजनेसमैन को, चाहे एक बिजनेस को करंट लायबिलिटी या करंट में जो भी ऑब्लिगेशन है, जो करंट ईयर में पेमेंट करना है, उसके लिए क्या एबिलिटी है, उसकी योग्यता क्या है, जानने के लिए लिक्विडिटी रेशियो निकालते हैं। सॉल्वेंसी रेशियो क्यों निकालते हैं? सॉल्वेंसी रेशियो ये जानने के लिए कि डेब्ट और इक्विटी का क्या कंडीशन है फर्म्स के एसेट्स में। एक्टिविटी रेशियो ये जानने के लिए निकालते हैं कि फर्म्स की एफिशिएंसी क्या है, यूटिलाइजेशन ऑफ एसेट्स, एसेट्स को यूटिलाइज करने में फर्म्स कितना एफिशिएंट है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इसलिए निकालते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल परफॉर्मेंस और इफेक्टिवनेस कैसा है, जानने के लिए निकालते हैं। तो अभी हमें सिर्फ लिक्विडिटी रेशियो डिस्कस करना है, तो इसलिए स्टार्ट करते हैं लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है? लिक्विडिटी रेशियो आर कैलकुलेटेड टू मेजर द शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस। बिजनेस शॉर्ट टर्म में सॉल्वेंट है कि नहीं, मतलब बिजनेस शॉर्ट टर्म में अपने लायबिलिटी को पेमेंट करने के लिए योग्य है कि नहीं, पेमेंट कर सकता है कि नहीं कर सकता, ये जानने के लिए हम लिक्विडिटी रेशियो निकालते हैं। दैट इज द फर्म्स एबिलिटी टू मीट इट्स करेंट ऑब्लिगेशन। These are analyzed by looking at the amount of current assets and current liability in the balance sheet. इसको कैसे पता चलेगा? लिक्विडिटी रेशियो के लिए हमें क्या देखना होता है? हमें करंट एसेट्स देखना होता है और करंट लायबिलिटी देखना होता है बैलेंस शीट्स में। द टू रेशियो इंक्लूड्स इन द कैटेगरीज आर करंट रेशियो एंड लिक्विडिटी रेशियो। इस लिक्विडिटी रेशियो के कैटेगरी में 2 रेशियो है, एक करंट रेशियो है और एक लिक्विड रेशियो है या लिक्विडिटी रेशियो है। लिक्विडिटी रेशियो दो पार्ट में बटा है, करंट रेशियो और क्विक रेशियो। यहाँ लिक्विड रेशियो होगा, लिक्विडिटी नहीं होगा, लिक्विड रेशियो।
दो कैटेगरी में बटा है, करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो। करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो के तीन नाम है, क्विक रेशियो, लिक्विड रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो। सबसे पहले करंट रेशियो क्या होता है? इट इज द प्रोपोर्शन ऑफ करंट एसेट्स टू करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के प्रोपोर्शन को ही हम करंट रेशियो बोलते हैं। दैट इज करंट रेशियो का मतलब करंट एसेट्स इज टू करंट लायबिलिटी, या हम बोल सकते हैं करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी। अब यहाँ करंट एसेट्स में क्या क्या चीज़ आता है आपको पता ही है, आप लोग बैलेंस शीट कंप्लीट कर लिए हैं पिछले सेकंड लास्ट चैप्टर में, जिसमें करंट एसेट्स में करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म्स लोन्स इन एडवांस एंड अदर करंट एसेट्स सच एज प्रीपेड एक्सपेंसेज, एडवांस टैक्स, एक्यूरेट इनकम, ये सब चीज़ आते हैं। करंट एसेट्स में क्या आता है आपको पता ही है, और करंट लायबिलिटी में भी पता है क्या है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स आता है, ट्रेड पेएबल्स जिसमें क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल, अदर करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ये सब आते हैं। तो इन दोनों के रेशियो को ही हम लोग करंट रेशियो कहते हैं। इसका कुछ सिग्निफिकेंस है। इट प्रोवाइड अ मेजर ऑफ डिग्री टू विच करंट एसेट्स कवर करंट लायबिलिटी। इस रेशियो से बस हमें ये पता चलता है कि हमारा जो करंट एसेट्स है वो करंट लायबिलिटी को कितना हद तक कवर कर सकता है। द एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी प्रोवाइड्स अ मेजर ऑफ सेफ्टी मार्जिन अवेलेबल अगेंस्ट अनसर्टिनिटी। करंट एसेट्स जो है करंट लायबिलिटी से जितना ज़्यादा होगा, ऑर्गेनाइजेशन के लिए इतना सेफ्टी मार्जिन रहता है अनसर्टेनिटी से बचने के लिए। इन रियलाइजेशन ऑफ करंट एसेट्स एंड फ्लो ऑफ फंड्स द रेशियो शुड बी रीजनेबल, इट शुड नेदर बी वेरी हाई। रेशियो ज़्यादा हाई भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। दोनों ही सिचुएशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिसएडवांटेज है। बहुत ज़्यादा हाई करंट रेशियो अगर है तो इसका मतलब हुआ कि बहुत ज़्यादा हेवी इन्वेस्टमेंट करंट एसेट्स में हो चुका है, जो अच्छा साइन नहीं है, क्योंकि वो हमें ज़्यादा दे नहीं पाता है, वापस नहीं कर पाता है। अंडर यूटिलाइजेशन शो करता है, इम्प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज शो करता है। और अगर लो रेशियो आता है वो भी खराब है। वो क्यों खराब है? क्योंकि हमें वो रिस्क में डाल देगा, फेसिंग सिचुएशंस वेयर इट विल नॉट बी एबल टू पे इट शॉर्ट टर्म डेब्ट ऑन टाइम। शॉर्ट टर्म डेब्ट हम पेमेंट नहीं कर पाएंगे, दोनों खराब है। इफ द प्रॉब्लम परसिस्ट इट मे अफेक्ट फर्म्स क्रेडिट वर्दिनेस एडवर्सली। नॉर्मली इट इज सेफ टू हैव अ रेशियो विद इन द रेंज ऑफ 2:1। रेशियो अगर 2:1 के आसपास आता है तो उसको अच्छा माना जाता है। बहुत ज़्यादा अगर हो जाए तो उसको अच्छा नहीं माना जाता, और बहुत कम को भी अच्छा नहीं मानते हैं। क्विक रेशियो, इफ द रेशियो दैट इज क्विक रेशियो, जिसको हम लिक्विड रेशियो भी बोलते हैं। इफ द रेशियो ऑफ क्विक एसेट्स और करंट लायबिलिटी, क्विक एसेट्स और करंट लायबिलिटी के रेशियो को हम लोग क्विक रेशियो बोलते हैं। इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे? क्विक एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी। द quick assets are defined those assets which are quickly converted into cash। क्विक एसेट और करंट एसेट में थोड़ा सा डिफरेंस है। करंट एसेट्स में कुछ ऐसे भी एसेट्स हो सकते हैं जो आसानी से कैश में कन्वर्ट नहीं हो, लेकिन क्विक एसेट्स में वे एसेट आते हैं जिसको हम आसानी से कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। वाइल कैलकुलेटिंग क्विक एसेट्स वी एक्सक्लूड द इन्वेंट्री। क्विक एसेट्स निकालना बहुत आसान है। करंट एसेट्स में से हम क्या क्या माइनस कर लेंगे? हम उसमें से इन्वेंट्री माइनस कर लेंगे, क्योंकि इन्वेंट्री से पैसा जल्दी मिलता नहीं है, जो हमेशा अचानक से नहीं बेच सकते हम उसको। इन्वेंट्री एट द एंड अदर करंट एसेट्स सच एज प्रीपेड एक्सपेंसेज, एडवांस टैक्स, क्योंकि प्रीपेड हमने जो पे कर दिया है, एडवांस टैक्स हमने जो दे दिया है, वो आसानी से हमें नहीं मिलेगा, इजीली कैश में कन्वर्टिबल नहीं है। तो इसीलिए इसको हम लोग लिक्विड एसेट के कैटेगरी में नहीं रखते हैं। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस टैक्स, इसको माइनस कर लेते हैं करंट एसेट से, तो क्विक एसेट निकल जाता है। Because of exclusion of non-liquid current assets, it is considered better than current ratio। current ratio से इस रेशियो को ज़्यादा बेटर माना जाता है एज अ मेजर ऑफ लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का लिक्विडिटी पोजीशन जानने के लिए। इट इज़ कैलकुलेटेड टू सर्व एज अ सप्लीमेंट्री चेक ऑन लिक्विडिटी पोजीशन। लिक्विडिटी पोजीशन चेक करने का एक सप्लीमेंट्री तरीका है ऑफ द बिजनेस एंड इज देयरफॉर एज नोन एज एसिड टेस्ट रेशियो। इसको एसिड टेस्ट रेशियो भी कहा जाता है। इसका क्या सिग्निफिकेंस है? द रेशियो प्रोवाइड अ मेजर ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस टू मीट अ शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन विदाउट एनी फ्लॉ। मतलब बिना किसी डिस्टर्बेंस का हमें शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन हम आसानी से पेमेंट कर सकें, ऐसे रेशियो को हम लोग क्विक रेशियो, ये जानने के लिए हम क्विक रेशियो निकालते हैं। नॉर्मली इट इज एडवोकेटेड टू बी सेफ टू हैव अ रेशियो 1:1। इसका आइडियल रेशियो कितना है? 1:1 है।
एज अननेसेसरी लो रेशियो विल बी वेरी रिस्की, क्योंकि अगर कम होता है तो रिस्की होगा। एंड अ हाई रेशियो सजेस्ट अननेसेसरी डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज इन अदरवाइज लेस प्रॉफिटेबल शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। और अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब हुआ कि हमने अपने रिसोर्सेज को अननेसेसरीली फंसा के रखा हुआ है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में। नेक्स्ट, लिक्विडिटी रेशियो के अब फॉर्मूला एक बार फिर दोबारा देख लेते हैं। लिक्विडिटी रेशियो में दो फॉर्मूले आते हैं, एक करंट रेशियो, एक क्विक रेशियो। करंट रेशियो में करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी, और क्विक रेशियो में लिक्विड और क्विक एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी। तो दोनों में नीचे करंट लायबिलिटी है तो याद रखना आसान है, ऊपर करंट एसेट्स है और एक में लिक्विड एसेट है। तो लेकिन लिक्विड एसेट कैसे निकलता है? लिक्विड एसेट्स में से करंट एसेट्स में से क्या माइनस कर लेंगे? लिक्विड एसेट निकालने के लिए करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस करें। यहाँ ध्यान रहे, यहाँ इन्वेंट्री का मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग। अगर दो इन्वेंट्री दिया हो तो यहाँ पे क्लोजिंग लेंगे। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो पहले तो हम करंट रेशियो निकालेंगे। करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी। अब यहाँ करंट एसेट्स क्या क्या है? तो करंट एसेट्स यहाँ पे इन्वेंट्री है 50,000, ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट्स है, एडवांस टैक्स भी करंट एसेट्स है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी करंट एसेट्स है। तो ये 50 + 50 + 30 134। तो करंट एसेट्स आ गया हमारा 1,34,000। और करंट लायबिलिटी ट्रेड पेबल है और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है, तो 1,04,000 ये हो गया हमारा करंट लायबिलिटी। अब इन दोनों को डिवाइड करके जो आएगा वह हमारा करंट रेशियो होगा। तो यहाँ पे रेशियो निकालेंगे तो डिवाइड करके आएगा 1, डिवाइड कर देंगे पूरी तरह से 1.28 और 1:1 लिखेंगे। मतलब नीचे वाले से ऊपर वाले को पूरी तरह से डिवाइड करके तब 1:1 लिखेंगे। इस तरह रेशियो में इसको लिखेंगे। अब हम लोग निकालेंगे क्विक रेशियो। क्विक रेशियो बोलो चाहे उसको लिक्विड रेशियो बोलो, एक ही बात है। क्विक रेशियो निकालेंगे तो क्विक रेशियो निकालने का फॉर्मूला है क्विक एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी। तो क्विक एसेट्स नहीं लिख के उसके जगह पे हम लिख सकते हैं करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री एंड प्रीपेड। तो यहाँ पे करंट लायबिलिटी तो हमें पता है, करंट लायबिलिटी कितना है 104,000 करंट लायबिलिटी पता है। क्विक एसेट्स में करंट एसेट्स हमें पता है, करंट एसेट्स है 1,34,000। इन्वेंट्री दिया हुआ है 50,000 इसमें माइनस हो जाएगा। और प्रीपेड मीन्स एडवांस टैक्स दिया है 4,000 माइनस हो जाएगा। तो 1,34,000 माइनस 54,000 कर देंगे। तो 1,34,000 से 54 जाएगा तो 80,000 होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 80,000 बाय 1,04,000। तो यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.76:1। अब अगर आइडियल रेशियो से इसको हम मैच करते हैं तो यहाँ पे ये आया है 1.28:1, जबकि हमारा आइडियल रेशियो क्या होना चाहिए 2:1। एक आइडियल रेशियो है, तो ये आइडियल रेशियो से मैच नहीं कर रहा है, आइडियल रेशियो से लेस है। तो ये रेशियो अच्छा नहीं है, मतलब ये कंपनी का करंट एसेट का पोजीशन जो लिक्विडिटी पोजीशन जो है अच्छा नहीं है। उसी तरह अगर हम यहाँ भी बात करें तो ये भी 1:1 आइडियल होना चाहिए, लेकिन ये 1:1 से कम है। तो हम कह सकते हैं कि 1:1 से कम होने के कारण इस बिजनेस का या इस कंपनी का लिक्विडिटी पोजीशन ठीक नहीं है। तो इस तरह से हम उस पर कॉमेंट भी कर सकते हैं। एग्जाम में कॉमेंट करने के लिए आएगा तो हम कॉमेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक्स लिमिटेड का करंट रेशियो 3.5:1 है, क्विक रेशियो 2:1 है। इफ एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर क्विक एसेट्स रिप्रेजेंट बाय इन्वेंट्री दिया है 24,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं दिया है तो उसको नहीं पकड़ेंगे। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, उल्टा करना है, करंट एसेट्स निकालना और करंट लायबिलिटी निकालना है। तो पहले हम देखते हैं करंट रेशियो दिया हुआ है, करंट रेशियो इक्वल टू दिया है, कितना दिया है 3.5:1। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी।
करेंट एसेट्स बाय करेंट लायबिलिटी इक्वल टू 3.5:1। अब यहाँ पे करेंट एसेट्स इक्वल टू क्या हुआ, 3.5 क्रॉस मल्टीप्लाई करें 3.5 CL हो गया। उसी तरह क्विक रेशियो का फॉर्मूला दिया है 2:1। तो क्विक रेशियो का मतलब करेंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री बाय करेंट लायबिलिटी। इन्वेंट्री एंड प्रीपेड होता है, यहाँ प्रीपेड नहीं लेंगे क्योंकि क्वेश्चन में प्रीपेड के बारे में कुछ नहीं बोला है। तो अब यहाँ पे हम करेंट एसेट्स का वैल्यू पुट कर देंगे। करेंट एसेट्स का जो हमारा वैल्यू आया हुआ है, करेंट एसेट्स का जो हमारा ये वैल्यू आया है उसको यहाँ पे पुट कर दो, तो हमारा क्या आ जाएगा, अगर हम पुट कर देंगे तो आएगा 3.5 CL -1 माइनस इन्वेंट्री। इन्वेंट्री की जगह पे हम 24,000 लिखेंगे, इन्वेंट्री की जगह हम 24,000 लेंगे। इन्वेंट्री तो हमें पता है, बाय करेंट लायबिलिटी इक्वल टू 2/1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 CL माइनस 24,000 इक्वल टू 2 CL। अब यहाँ पे 3.5 CL माइनस 2 CL इक्वल टू 24,000। अब 1.5 CL इक्वल टू 24,000। तो CL इक्वल टू दैट इज करेंट लायबिलिटी इक्वल टू निकल गया, करेंट लायबिलिटी हो जाएगा 24,000 बाई 1.5। तो ये 16,000 आएगा डिवाइड करने से, मतलब करेंट लायबिलिटी हमारा आ गया 16,000। अब इस करेंट लायबिलिटी का जो वैल्यू है, इस करेंट लायबिलिटी का वैल्यू अगर हम यहाँ पे इस वैल्यू को अगर यहाँ पे पुट कर देते हैं, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे तो हमारा करेंट एसेट्स कितना आ जाएगा, करेंट एसेट्स आ जाएगा 3.5 इंटू 16,000। तो ये हमारा आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके जो आएगा तो ये आएगा 56,000। तो ये हो गया हमारा करंट एसेट्स। तो हम लोग इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या निकालना था, करंट एसेट्स निकालना था और करंट लायबिलिटी। तो हमारा करंट एसेट्स हो गया, करंट एसेट्स हो गया 56,000 और करंट लायबिलिटी हो गया 16,000। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से दो तरह से क्वेश्चन हम लोग देख लिए। एक तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, दूसरा इस तरह के क्वेश्चन आते हैं लिक्विडिटी रेशियो में, और एक तीसरा एक और टाइप से क्वेश्चन का वो हम देखते हैं। यहाँ पे करंट रेशियो 2:1 दिया हुआ है। स्टेट गिविंग रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन वुड इम्प्रूव, रिड्यूस एंड नो चेंज द करंट रेशियो। करंट रेशियो को कौन सा ट्रांजेक्शन जो है वो चेंज नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे करंट रेशियो दिया हुआ है 2:1, इसको कुछ अमाउंट हम मान लेंगे, कुछ भी मान सकते हैं, जैसे क्वेश्चन में जितने अमाउंट दिए हैं उससे ज़्यादा ही मानेंगे। जैसे इसको हम अगर सपोज इसको हम 40,000 मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं 20,000। अब यहाँ पे पहला जो कंडीशन दिया हुआ है पेमेंट ऑफ करेंट लायबिलिटी, पेमेंट ऑफ करेंट लायबिलिटी कितना पेमेंट ये तो नहीं दिया है, मान लेते हैं 5,000 पेमेंट कर दिया करेंट लायबिलिटी, ऐसे हमने एज्यूम कर लिया करेंट लायबिलिटी 5,000 पे कर दिए। तो करंट लायबिलिटी कौन सा इसमें है, नीचे वाला करंट लायबिलिटी, एक करंट एसेट्स है और एक करंट लायबिलिटी है। करंट लायबिलिटी पे करेंगे तो हमारा करंट लायबिलिटी 5,000 घट जाएगा। तो करंट लायबिलिटी हम पे किससे करेंगे, करंट एसेट से ही तो करेंगे, दोनों घटेगा। तो अगर हम 5,000 का करंट लायबिलिटी पे करते हैं तो हमारा करंट एसेट्स 40 से 35 हो जाएगा और करंट लायबिलिटी 20 से 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब इसका रेशियो हम निकालते हैं, तो यहाँ पे 2.3:1 आया। 2.3:1 जो है 2:1 से ज़्यादा है कि कम है, ज़्यादा है, तो ज़्यादा होगा तो हम यहाँ लिखेंगे इम्प्रूव। मतलब हमसे पूछ रहा है कि अगर पेमेंट ऑफ करेंट लायबिलिटी हम 5,000 करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा रेशियो पे, तो रेशियो इम्प्रूव करेगा। दूसरा है परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, गुड्स अगर हम क्रेडिट में खरीदते हैं तो गुड्स अगर हम क्रेडिट में खरीदेंगे तो हमारा क्या बढ़ेगा, हमारा ऊपर करंट एसेट भी बढ़ेगा क्योंकि गुड्स आया तो करंट एसेट बढ़ेगा और करंट लायबिलिटी भी बढ़ेगा।
क्योंकि हमारा लायबिलिटी क्रेडिट में खरीदें तो करंट लायबिलिटी बढ़ेगा। तो कितने का गुड्स है नहीं दिया है, हम 5000 मान लेते हैं कि 5000 का गुड्स परचेज किया है। तो ऊपर भी अगर 5000 हम बढ़ाते हैं तो 45 हो गया, और नीचे भी अगर 5000 बढ़ाते हैं तो 25 हो गया। अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये 5 2 जा 10 नहीं हो पा रहा है, 1.8:1, जबकि हमारा रेशियो कितना था 2:1 था। तो ये 2:1 से कम हो गया, तो इसको डिक्लाइन बोलेंगे। जब घट जाएगा तो डिक्लाइन बोलेंगे, और बढ़ जाएगा तो इम्प्रूव बोलेंगे। कोई चेंज नहीं होगा तो नो चेंज लिखेंगे। नेक्स्ट 3 नंबर है सेल्स ऑफ कंप्यूटर। बुक वैल्यू 4000 है और कितने में बेच दिया, 3000 में बेच दिया। तो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर तो हमारा फिक्स्ड एसेट है, तो कंप्यूटर तो करंट एसेट में भी नहीं आया, करंट लायबिलिटी में, लेकिन बेच के पैसा आएगा, बेच के जो पैसा आएगा वो हमारा क्या है, वो हमारा करंट एसेट्स है। तो करंट एसेट्स हमारा बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, कितना पैसा आया 3000 आया तो 43 हो गया। करंट लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं हुआ तो उसको ऐसे लिख देंगे। तो अब यहाँ पे हमारा रेशियो हो जाएगा 2.1, वन डिजिट तक ही लेते हैं, 2.1:1। तो ये भी इम्प्रूव हुआ, रेशियो इम्प्रूव हुआ। उसके बाद है पेमेंट ऑफ डिविडेंड, सॉरी डी नंबर है सेल्स ऑफ मर्चेंडाइज, गुड्स को बेच दिए। कॉस्ट था 10,000, कितने में बेच दिए 11,000 में बेच दिए। तो गुड्स किस में आया, करंट एसेट्स में आएगा। तो गुड्स अगर बेचेंगे तो हमारे पास 40,000 का जो करंट एसेट्स है उसमें से कितने का गुड्स चला गया, 10,000 का गुड्स चला गया। लेकिन बेचे कितने में, 11 में, तो हमारे पास पैसा कितना आ गया, 11 आ गया। करंट लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं हुआ, तो हमारा 41,000 बाई 20,000 आया। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 2:1 से ज़्यादा ही आएगा। कितना आएगा 2.05:1। तो ये बढ़ गया तो इसको इम्प्रूव लिखेंगे। लास्ट है पेमेंट ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड जो है हमारा करंट डिविडेंड, हम जो पेमेंट करते हैं, डिविडेंड हमारा करंट लायबिलिटी है। डिविडेंड हम प्रपोज करते हैं, तो डिविडेंड प्रपोज किया हुआ हमारा करंट लायबिलिटी है। अब उसको हम पेमेंट करेंगे तो हमारा करंट लायबिलिटी भी घटेगा। हम इसको कुछ अमाउंट मान लेते हैं, सपोज 10,000 मान लिए, डिविडेंड 10,000 पेमेंट किया है, तो हमारा करंट एसेट्स भी घटेगा। करंट एसेट 30 हो गया और करंट लायबिलिटी भी घटेगा और 10 हो गया। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो 3:1 आया। तो ये इम्प्रूव हुआ, 2:1 से बढ़ने से इम्प्रूव हो गया, घटने से डिक्लाइन। तो इस तरह से हम लोग को इम्प्रूव, रिड्यूस एंड नो चेंज, तो 3 तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। एक तो इम्प्रूव, रिड्यूस, नो चेंज वाला, और एक रेशियो दे करके मिसिंग फिगर निकालने बोल सकता है, जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था। और तीसरा डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है, इसमें डायरेक्ट करंट रेशियो और क्विक रेशियो निकालने आता है। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। इसी के साथ लिक्विडिटी रेशियो हमारा यहीं समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।